राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी जीएस में। हम लोग ये रुकमणी प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम लोग 14 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 15 को करेंगे। तो चलिए समय को बिना गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और देखिए इसको काला क्रमानुसार नीचे दिए गए कूट से पता करना है। तो देखिए अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कराची अधिवेशन 1931 में होता है, राजगुरु की फांसी। तो फ्रेंड्स, राजगुरु की फांसी, उसके बाद फिर है गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। उसके बाद होता है राजगुरु की फांसी, उसके बाद होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो गांधी इरविन समझौता वो 5 मार्च 1931 को हुआ, 5 मार्च 1931, ठीक है। और अगर हम बात करें गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी है वो 23 मार्च 1931 को होती है, ठीक है फ्रेंड्स। 23 मार्च 1931 को होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले गांधी इरविन समझौता हो जाएगा, फिर राजगुरु की फांसी हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, कराची का अधिवेशन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि जो इनको फांसी क्यों दी गई थी, जो लाहौर षड्यंत्र केस था के तहत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। और 26 से 29 मार्च 1931 को कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। और बता दें कि इसकी अध्यक्षता कौन की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। आप इसको भी याद रखेंगे। कराची जो कांग्रेस अधिवेशन था उसी में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। देखिए ये 5 कौन कौन से है। पहला है भौतिक, फिर है वित्तीय, मानवीय, सामाजिक और पर्यावरणीय। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य फ्रेंड्स समन्वित विकास को बढ़ावा देना है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। देखिए ग्राम सभा में जो आयु होते हैं फ्रेंड्स उनके 18 वर्ष होते हैं, ठीक है ना। तो 18 वर्ष आप इसको ध्यान रखेंगे। 18 वर्ष की इनकी आयु होती है जो ग्राम सभा में जितने भी जो लोग होते हैं। तो देखिए अब बात करें तो ग्राम सभा में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति सदस्य होते हैं जिनका नाम वहां की मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है। और ग्राम सभा कार्यकारी समिति ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है, जिसमें ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायत के लिए प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड, जो पंचायत के लिए प्रावधान किया गया है भाग 9 में है। और अगर भाग 9 का बात करें इसमें तो पंचायती नगर निकाय, नगर निगम वगैरह इसमें शामिल किया गया है। तो भाग 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो और अगर भाग 9A का बात करें तो नगर पालिका, और भाग 9B का बात करें तो सहकारी समिति। और भाग 3 आपको पता होना चाहिए कि भाग 3 ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। और भाग 4 जो है राज्य के नीति निश्चित तत्व। और ये कहाँ से लिए गए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के न्यूनतम योग्यता निर्धारित कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो राज्य ये है राजस्थान, ठीक है ना। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये आपको पता होगा। और इसने सबसे पहले न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया है। इसके प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानमंडल ने पंचायती राज यानी कि तृतीय संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया है। पंचायती चुनाव के प्रत्याशियों के लिए निम्न योग्यता जो है वो निर्धारित किया गया है। पहला कि जो जिला परिषद या पंचायत समिति होंगे 10वीं पास होंगे, और सरपंच या जो अन्य है वो 8वीं पास होंगे। और वह प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं जिनके घर में शौचालय हो। तो ये सब योग्यता रखी गई है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संतल्त काल में किस भाषा को राजभाषा यानी कि स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये था फारसी। फारसी जो लैंग्वेज है इसको सल्तनत काल में या तो फिर मुगल काल में भी यही भाषा चलता था। सल्तनत काल और मुगल काल दोनों का भाषा जो था यही था। और लोग तुर्की मुसलमान थे, ठीक है ना। आप इसको ध्यान रखेंगे।
अब देखिए कुछ पुस्तक हैं जिसके लेखक भी हैं, जैसे फतवा जहांगीरी ये बर्नी द्वारा लिखा गया था। तारीख फिरोज शाही ये भी बर्नी द्वारा लिखा गया है। तारीख फिरोज शाही ये शमसे सिराज अफीक द्वारा लिखा गया था। और अगर बात करें फुतुहात फिरोज शाही तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखा गया था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत किसने की थी। देखिए सजदा और पाबोस दो था, ये शुरुआत किया था बलबन ने, ठीक है ना। तो बलबन गुलाम वंश का शासक था दिल्ली सल्तनत में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और देखिए इसमें होता क्या था ना कि जो दरबार है, दरबार में सिर झुकाकर आना एवं घुटने के बल बैठकर सुल्तान के चरण चूमना ये सब अनिवार्य कर दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्का चलाया था, इसको आप याद रखेंगे। और पहली महिला मुस्लिम सुल्तान शासिका कौन थी, तो ये रजिया सुल्तान थी। और इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पारावंटी टंका और चीतल सिक्के चलवाए थे। और सल्तनत काल जो शासक था मुबारक खिलजी ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। दिल्ली सल्तनत का विस्तार अपने चरमोत्कर्ष पे किसके शासनकाल में था फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फ्रेंड्स ये टाइम था हरिपुरा, हरिपुरा 1938, ठीक है ना। और त्रिपुरा 1939, त्रिपुरी, हरिपुरा और त्रिपुरी। और उसके बाद फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो इसका भी अलग कहानी था, बाद में मैं चर्चा करूंगा इस कहानी के बारे में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। फ्रेंड्स ये स्थिति कहलाती है उपभू, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभू। देखिए इसमें होता क्या है कि पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है वह अपने कक्ष तल के साथ 66.5 डिग्री कोण बनाती है और पृथ्वी तल पर लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री झुकी रहती है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही आपको पता है कि दिन रात होता है और पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। सूर्य के साथ पृथ्वी का झुकाव बदलता है जिसके कारण दिन रात की लंबाई में अंतर पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है, बिम्स्टेक का सदस्य है पूछा गया फ्रेंड्स। तो ये इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग श्रीलंका हो जाएगा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम नहीं है। अब देखिए और हम बात करें इसमें बिम्स्टेक का पूरा नाम तो वो है वे ऑफ बंगाल एशियाटिक फॉर मल्टी स्टोरल टेक्निकल एंड द इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। अब इसमें 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं चाइना और पाकिस्तान को छोड़ दें तो उसमें छोड़ने के बाद एक थाईलैंड को ऐड कर दें तो ये देश 7 देश बनते हैं। प्रारंभ में इसका जो गठन है 4 सदस्य राष्ट्रों के बीच में किया गया था जिसका संक्षिप्त रूप नाम था बिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें था बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदल कर बिम्स्टेक रख दिया गया और 2004 में नेपाल और भूटान भी बिम्स्टेक में शामिल हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, लेटेस्ट सदस्य हैं इनके। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 2002 में पद्मश्री से पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया। तो फ्रेंड्स ये भारतनाट्यम से संबंधित थी। तो देखिए इनका हाल ही में निधन हो गया। सरोजा वैद्यनाथ कर्नाटक से संबंधित थी और द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया भारतनाट्यम इन डेप्थ स्टडी और द साइंस ऑफ द भारतनाट्यम पुस्तक सरोजा वैद्यनाथ द्वारा ही लिखी गई थी, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष लिया गया था। फ्रेंड ये निर्णय लिया गया था 1944 में, ये डेट आप याद रखिएगा, लोग 1945 मार देते हैं। और अगर हम बात करें कि विश्व बैंक और आईएमएफ का जो कार्य करना है ये स्टार्ट कब करता था, ये 1945 में स्टार्ट करता है, ठीक है ना। इसकी स्थापना का निर्णय 1944 में लिया गया था और कार्य करना ये 1945 में स्टार्ट करता है, तो लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना तो 1945 में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट तो ये 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसका आपको पता होना चाहिए मुख्यालय कहाँ है, तो हेग में। गुट निरपेक्ष आंदोलन ये 1961 में स्टार्ट होता है और सार्क की जो स्थापना 1985 में हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ संगठन थे जिसका नाम आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है अक्षांश का तात्पर्य है। फ्रेंड्स अक्षांश का क्या तात्पर्य है, देखिए अक्षांश क्या होता है, जो ग्लोब और विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा है उसे अक्षांश कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है जो फ्रेंड्स ये सही इसका आंसर हो जाएगा। अक्षांश रेखा ये पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर खींची जाती है और अक्षांश रेखा से किसी स्थान की स्थिति का पता चलता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें भूमध्य रेखा का तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है जिसे बृहद वृत्त भी कहा जाता है।
चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। फ्रेंड्स पृथ्वी कहाँ से, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, या इसको हम लोग एंटी क्लॉक वाइज भी बोल सकते हैं। इसी कारण जो सूर्योदय है पूरब में होता है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण से सूर्य की जो इसकी दूरी है बदलती रहती है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे अपसौर स्थिति कहते हैं, और जब नजदीक की दूरी होती है तो उपसौर कहते हैं। इस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर के आसपास होता है अपसौर में। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो फ्रेंड्स ये जर्मनी का निवासी था, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो था ये जर्मनी का निवासी था, और दास कैपिटल का जो लेखक है एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा भी लिखी थी। इन्होंने नारा दिया था, विश्व की मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा संसार है। तो ये कथन इन्हीं का था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ये जर्मनी के निवासी थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी? तो फ्रेंड्स ये था लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है ना। अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और अब इसी के समय में क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज पारित किया गया था, और इसी अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया था। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की, तो 1988, जो कि जॉर्ज यूले पहले यूरोपियन व्यक्ति जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की। अब बॉम्बे में हुए कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन 1889 की अध्यक्षता सर विलियम बेंडरवन ने की थी। कांग्रेस के मद्रास में 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने की थी, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है, का चयन होता है, का निर्वाचन होता है, या मनोनयन होता है? तो आपको बता दें कि इनका नियुक्ति होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये नियुक्ति भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 75 के आधार पर लोकसभा के बहुमत दल के जो नेता है उनकी जो को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वो बाकी संघीय मंत्री की नियुक्ति करते हैं, और प्रधानमंत्री संघीय मंत्री के विभाग को बंटवारा करते हैं। प्रधानमंत्री के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति संघीय मंत्रियों से इस्तीफा भी ले सकते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। देखिए इसके आवश्यक क्या है? शिक्षित जनता सही है, आर्थिक समानता ये भी सही, नागरिक स्वतंत्रता ये भी सही, उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता चाहिए तो ये सब गुण जो है होना चाहिए। और अगर बात करें हम लोग तो विश्व का जो प्रथम लोकतंत्र देश है वो यूएसए है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, और भारतीय परिषद एक्ट 1892 के तहत जो भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो फ्रेंड्स ये लिखा गया तो रूसो के द्वारा, ठीक है ना। तो रूसो का नाम काफ़ी फेमस है इस मामले में, तो आप ध्यान रखेंगे। और कुछ पुस्तक हैं जिसके नाम और लेखक देख लीजिए, जैसे डिवाइन कॉमेडी, ये लिखा गया था दांते के द्वारा। ओडिसी और इलियड होमर। गुलिवर्स ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट। और पॉलिटिक्स अरस्तु के द्वारा लिखा गया था। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स थे, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि भारत के मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ से नहीं गुजरता है? तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, ठीक है ना, आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। एक बार हम फिर से बता देते हैं। यूपी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका एमपी हो गया, फिर सीजी हो गया, उसके बाद फिर उड़ीसा हो गया, ठीक है, और एपी यानी कि आंध्र प्रदेश हो गया। 1 2 3 4 ये 5 राज्य है जहाँ से ये गुजरता है, ठीक है। और जो भारत का मानक समय है ये 82.5 डिग्री है। पूर्वी यामोत्तर मिर्जापुर से गुजरता है, ठीक है। और भारत के पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच के 2 घंटे का अंतर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा राजस्थान वगैरह का, लेकिन ये गलत है फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेह। ये गलती आप नहीं कीजिएगा कि जोधपुर या जैसलमेर मार के आगे बढ़ गए। लेह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। लेह लद्दाख वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। और बात करें हम लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में हल्की वर्षा होती है, साथ ही कश्मीर एवं हिमालय में भारी हिमपात होता है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उत्तर भारत में लू अर्थात जो शुष्क गर्म हवाएं हैं वो चलती है।
पश्चिम बंगाल एवं असम में ग्रीष्म ऋतु में काल वैशाखी पवन चलती है, जिससे गरज के साथ वर्षा होती है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, काल वैशाखी ये पश्चिम बंगाल और असम की हवा है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि प्राचीन वैशाली नगर में को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो फ्रेंड्स इसको हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जो प्राचीन था, प्राचीन वैशाली जो विश्व के प्रथम गणतंत्रीय राज्य लिच्छवी को राजधानी थी, ठीक है ना, वर्तमान में हाजीपुर कहलाता है। और बुद्ध काल के शक्तिशाली राज्य वैशाली में लिच्छवी गणराज्य की स्थापना सूर्यवंश के जो संस्थापक थे इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी, ठीक है। कालांतर में बज्जी महासंघ की राजधानी वैशाली बनाई गई, जिसकी सीमाएं वर्तमान हाजीपुर को शामिल करते हुए मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई है। बुद्ध काल में लिच्छवी के जो राजा थे उनका नाम चेटक था और उनकी पुत्री चेल्लेमा का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। इसकी चर्चा आपको बौद्ध ग्रंथ में मिल जाएगी। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ है जिसमें आपको मिल जाएगी। महावीर की अगर माता का नाम बात करें तो त्रिशला था, जो कि चेटक की बहन थी, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और चेटक की पुत्री का नाम चिल्लमा था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये मजरूल हक ने की थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मजरूल हक खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में काफी सक्रिय रहे थे। वे बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति भी रहे हैं। गांधी जी ने देश भूषण करते थे, ठीक है ना, देश भूषण, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। और इन्होंने समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन किया। द मदरलैंड, द मदर लैंड, ठीक है ना, ये इनका समाचार पत्र का प्रकाशन था। और अगर बात करें इनकी मृत्यु तो ये 2 जनवरी 1930 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 2 जनवरी 1930, ठीक है ना, ये डेट आप याद रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन, बिहार में भू ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो फ्रेंड देखिए बिहार में अगर विद्युत के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत बात करें तो ताप विद्युत है, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना। बिहार में मुख्य ऊर्जा का जो यही स्रोत है विद्युत ऊर्जा। बिहार ये संपूर्ण भारत में अगर हम बात करें तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप विद्युत ही है। देश के कुल ऊर्जा के उत्पादन में करीबन 67% हिस्सा है इसका, ठीक है ना फ्रेंड्स, 67% हिस्सा है देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में। और बिहार में जो क्षेत्र है वो 3 प्रकार के है अभिकरणीय क्षेत्र, जैसे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत तथा बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत अभिकरण। बिहार राज्य बोर्ड की स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1958 को हुई थी। और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को नई बिहार राज्य विद्युत सुधार अंतर्ग्राम योजना 2012 तक 5 कंपनियों में बांट दिया गया था। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायत के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समिति का गठन किया है? तो फ्रेंड्स ये है राजेश कुमार, ठीक है ना। तो राजेश कुमार की अध्यक्षता में ये किया गया है। देखिए इस कार्य के लिए कुल 3 शिकायत अपीलीय समितियों में प्रत्येक में एक पदेन अध्यक्ष और 2 पूर्वकालीन सदस्य बनाया गया है। दूसरी समिति के अध्यक्ष विक्रम सहाय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का पैनल। और तीसरी समिति है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय का पैनल की अध्यक्षता जो है कविता भाटिया करेंगे। और हाल ही में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक सलाहकार समिति का गठन अश्वनी वैष्णव की अध्यक्षता में किया गया था। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, देखिए आप क्या कर सकते हैं मृदा संरक्षण में, मृदा को नुकसान होने से बचा सकते हैं और उसको सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है जो फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए मृदा के जो अध्ययन है उसको हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं, PEDOLOGY, आप ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप मृदा के अध्ययन की बात करें तो उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। देश में जो मृदा अपरदन है उसके दुष्परिणाम का नियंत्रण हेतु 1953 में 1953 में फ्रेंड्स क्या किया जाता है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया जाता है। और मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CAZRI की स्थापना की गई थी। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें जिसमें चूना पत्थर होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ग्रेनाइट कैसा पत्थर है? तो ये आग्नेय चट्टान पत्थर है। अगर बात करें बलुआ पत्थर का तो ये अवसादी चट्टान, चूना पत्थर से मार्बल का निर्माण होता है और बलुआ पत्थर से क्वार्जाइट का निर्माण होता है। साइनाइट आग्नेय चट्टान है जिसमें साइनाइट नीज का निर्माण होता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स ये सेल स्तरों में निक्षेपित होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जो अवसादी सेल है इसका निर्माण करोड़ों वर्ष में
होता है, निक्षेपण से ही होता है। जो परतदार चट्टान होते हैं, यह कोल और जैविक चट्टान होता है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार का होता है, एक आग्नेय होता है, एक अवसादी होता है, एक कायांतरित चट्टान होता है। देखिए आग्नेय चट्टान जो है मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पिग्मेटाइट, डायरोट और गेबड़ू, ये सब जो है ये आग्नेय चट्टान है जो कि लावा के जमने से बना है, ठीक है ना। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पिग्मेटाइट ये सब याद रखेंगे। अगर बात करें अवसादी चट्टान तो ये उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांगलोरोमेट, नमक की चट्टान, ये सब अवसादी चट्टान है। अब बात करें कायांतरित चट्टान तो इसमें आ जाएगा सिस्ट, फाइटलाइट, ये सब कायांतरित चट्टान है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कि फास्ट फूड प्रायः वसा और से भरपूर होते हैं। तो फास्ट फूड है फ्रेंड्स, ये अपूरित कैलोरी बोल सकते हैं इसको। तो मतलब इसमें कैलोरी उतनी पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए इसको अपूरित या अपूर्ति कैलोरी भी बोलते हैं। फास्ट फूड में जो आइटम शामिल होते हैं उसमें जल्दी से तैयार करके सर्व कर दिया जाता है। फास्ट फूड में पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फ्राइज जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। जंक फूड में चिप्स, पैकेट बंद, सैंडविच, कुरकुरे जैसी चीज़ें शामिल होती है। तो आपूर्ति अपूर्ति कैलोरीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा अगर बात करें तट रेखा, तो तट रेखा में फ्रेंड्स 6100 किलोमीटर लंबी है तट रेखा। और देखिए ये टोटल अगर हम बात करें इसके कुल लंबाई द्वीप समूह सहित अगर बात करें तो 7516, ठीक है ना, 0.6 किलोमीटर के आसपास आता है, अगर पूरे हम लोग द्वीप समूह को भी ऐड कर ले तो। देखिए भारत की जो जल एवं स्थल सीमा है ये 3 देश से संबंधित है। देखिए पहला बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत की केवल स्थल सीमा में 4 देश लगते हैं, चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। भारत के जो जलीय समुद्री से लगे 7 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश। आप इसको भी याद रखेंगे। और भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा है वो गुजरात राज्य की है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। देखिए नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नगदी फसल क्या होता है फ्रेंड्स, जिसको हम बेच के तुरंत होता है ना, तुरंत ही इससे इनकम लिया जा सके। तो नगदी फसल में गन्ना, कपास, जूट आ जाते हैं, गेहूं नहीं आता फ्रेंड्स। तो ऑप्शन जो इसका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत सबसे बड़ा चाय का उपभोक्ता है। चीन के बाद चाय उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है। भारत में अगर चावल सबसे ज़्यादा है तो पश्चिम बंगाल में, दाल मध्य प्रदेश में और चाय असम में, गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में कुल दलहन और उत्पादन में प्रथम जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है। तो फ्रेंड फिनलैंड की संसद को संसद ही कहते हैं, पार्लियामेंट। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ और भी संसद, जैसे भारत, श्रीलंका, सिंगापुर का जो संसद है उसका नाम संसद ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संसद उसको कांग्रेस बोलते हैं। रूस का जो है ड्यूमा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पार्लियामेंट, जापान का हो जाएगा डायट, चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, पाकिस्तान और फ्रांस का हो जाएगा नेशनल असेंबली। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। अगर उर्वरक संयंत्र का बात करें तो ये लगाया था फ्रेंड्स सिंदरी में। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत का जो प्रथम नाइट्रोजन युक्त खाद्य कारखाना 1951 में कब लगा था फ्रेंड्स, 1951 में सिंदरी में, ठीक है ना। और भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक देश है। चीन के बाद भारत का पहला सुपर फॉस्फेट जो संयंत्र है वो रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में स्थापित किया गया था। भारत में नाइट्रोजन उर्वरक बनाने वाली इकाइयां कच्चे माल के रूप में मुख्य रूप से नेप्था का प्रयोग करती है। तब इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो क्यों फ्रेंड्स, देखिए विकिरण के कारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, विकिरण के कारण। देखिए सूर्य तप जो होता है साफ रात में वायुमंडल के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का एक मुख्य कारण ग्रीन हाउस है, ठीक है, जिसको वैश्विक तापन कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के जिम्मेदार गैस आपका CO2 हो जाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो जाएगा, उसके बाद आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, HFC हो जाएगा और सल्फर हेक्सोक्लोरोफ्लाइड हो जाएगा। तो ये है ग्रीन हाउस गैस इफेक्टेड है। अब बात करें क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन गैस हाउस से संबंधित है, ये कब हुआ था, तो ये 1997 में हुआ था फ्रेंड्स। क्योटो प्रोटोकॉल, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमको मिलान करना है, ठीक है। निम्नलिखित किस युग्म का मिलान सही है, देखिए तो आइए मिलान करते हैं।
पहला है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये करेक्ट आंसर। गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें, देखिए मानसूनी जो क्षेत्र है वो 90% वर्षा जो है ऋतु के 3 माह में ही होती है। मरुस्थल क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। विषुवत क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें कि विषुवत जो प्रदेश है में उच्च तापमान और अधिक वर्षा होती है। विषुवत प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इन प्रदेशों की लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है, जिसमें आप इमारती लकड़ी कह सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया। अब देखिए ये अपनाया कब गया फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपनाया। 26 नवंबर, ठीक है ना, ये डेट आप याद रखेंगे, 1949 1949। देखिए संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था, और प्रांतों से जो प्रतिनिधित्व की संख्या है वो लगभग प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व के रूप में तय किया गया था। और संविधान सभा की जो पहली बैठक में 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। तो आप इसको भी याद रखेंगे। और अगर बात करें कि सबसे पहले इसके सदस्य कौन थे, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। और फिर उसके बाद दूसरी बैठक जो है वो 11 दिसंबर को होती है, ठीक है, 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, जिसमें अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, जो कि परमानेंट अध्यक्ष थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन के भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन। तो फ्रेंड्स ये मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, ये 12 से लेकर 35 तक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस भाग में है, तो ये भाग 3 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, ठीक है। अब हम बात करें इसमें, तो समता का अधिकार टोटल देखिए इसमें 6 है। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 9 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30, और संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा फ्रेंड 32 यानी कि 32। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय क्या अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। तो ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों के चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम बात करें तो प्रजातंत्र या जनतंत्र वह शासन प्रणाली होती है जो जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के शासित तंत्र है। यहाँ जनता सरकार को चुनती है। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए 1950 में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया। प्रारंभ में यह सदस्य वाला निकाय था, एक सदस्य वाला निकाय था। 1989 में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाने लगी, परंतु 1990 में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। और आपको बता दें कि 1993 में फिर से अन्य निर्वाचन नियुक्तों की नियुक्ति होने लग गई थी 1993 से। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये आद्य ऐतिहासिक काल है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इतिहास का वह काल जिसका लिखित स्रोत तो उपलब्ध है लेकिन वह अपठनीय हो, उसे आद्य ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखा जाता है। जिस काल के अध्ययन के लिए लिखित स्रोत नहीं हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और जिस काल के अध्ययन के लिए लिखित स्रोत हो तो उसे प्रामाणिकता के साथ पढ़ लिया जाए तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इतिहास के जानने का जो 2 स्रोत हैं, पुरातत्व है और साहित्य है। पुरातत्व स्रोत हर काल में उपलब्ध होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये कारनामा किया है चीन ने, ठीक है। तो चीन का जो जुक्यू-2 है वो कैरियर रॉकेट कक्षा में सफलतापूर्वक उड़ान भरने वाला विश्व का पहला मीथेन चालित रॉकेट बन गया है। मई 2023 में चीन ने अंतरिक्ष मिशन सेनझोउ 16 के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो फ्रेंड्स ये गुप्त वंश के शासक थे। तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें कि पाल वंश ने, तो वो बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। राष्ट्रकूट काल में एलोरा के कैलाश मंदिर जो है उनका निर्माण हुआ। गुप्त काल में हिंदू धर्म अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया था।
गुप्त वंश के जो शासक थे वो वैष्णव को अधिक बढ़ावा दिए। गुप्त काल में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भूमि दान की प्रथा जो है ये शताब्दी ईस्वी सन में प्रारंभ हुआ था, तब इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पे विकसित हुई? तो ये हुआ था फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नीति के तहत सैनिकों और अमीरों को दी गई जागीर भूमि को सरकारी अर्थात खालसा भूमि में बदल दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था और उसने व्यक्ति की योग्यता पर बल दिया था, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आता है अगला क्वेश्चन कि सल्तनत काल के जो सिक्के हैं टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो फ्रेंड्स अगर हम देखिए बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो टंका था वो चांदी का बना था, ससगनी था ये भी चांदी का बना था और जो चीतल था वो तांबा का बना था। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो फ्रेंड्स तुगलमा पद्धति था जिसके कारण ये जीता। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो बाबर ने अपने भारत में अपना पहला आक्रमण भेरा और बाजौर के यूसुफजाई जनजाति के विरुद्ध में किया था 1519 में। बाबर इब्राहिम लोधी के बीच जो पानीपत का प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। ठीक है। और अगर बात करें दूसरे इसके बाद तो खानवा का युद्ध होता है 1527 में बाबर और मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा के बीच में हुआ। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों की विधान सभाओं के महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? तो फ्रेंड्स अगर ये हो जाएगा फ्रेंड्स 181 के आसपास, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लोकसभा में टोटल 543 सीट है, 543 सीट है। तो अगर हम 33% का निकाले तो जो कि 181 आ रहा है, तो 181 सीटें हैं वो आरक्षित होंगी महिलाओं के लिए। चलिए ये कॉमन सा क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे और इसमें थोड़ा सा और बात कर ले तो नारी शक्ति वंदना विधेयक के नाम से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक 2023 में लाया गया था। महिला जो आरक्षण विधेयक है 128वां संशोधन 2023 द्वारा पारित किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और इस विधेयक को विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। अब आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे कि 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनामी राशि प्राप्त की? तो फ्रेंड्स ये जीता है कोको गॉफ ने, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। ये जो कोको गॉफ है ये 19 वर्ष की है। यूएस ओपन में अमेरिका के कोको गॉफ ने बेलारूस की जो आरियाना साबालेंका है को हराया। वर्ष 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब ये आरियाना साबालेंका ने जीता था। अगर बात करें ग्रैंड स्लैम एकल विजेता तो 25 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। वर्ष 2023 का जो फ्रेंच ओपन है वो महिला एकल ईगा स्विफ्टिंग जो कि पोलैंड है तथा बैडमिंटन जो है ओपन मार्केस्टा बोड्रोसोवा ने जीता है। यूएस ओपन 2023 में पुरुष का जो खिताब है वो नोवाक जोकोविच ने ये डेविड मेंदेव को हराकर जीता। और अगर बात करें 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन तो फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन तीनों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट एकल पुरुष के विजेता नोवाक जोकोविच ही रहे हैं। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन तीनों में जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है उसके विजेता नोवाक जोकोविच रहे हैं। और अगर बात करें वर्ल्ड 2023 बैडमिंटन ओपन में पुरुष एकल विजेता में कार्लोस अल्कराज, तो ये स्पेन के निवासी हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास जो युद्धाभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए वज्र पहाड़, टाइगर ट्रम्प, अभ्यास तर्कस, इंद्रधनुष जो युद्धाभ्यास है ये नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें ये जो इंद्रधनुष है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में किया जाता है, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ये आयोजित किया जाता है। देखिए अब भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले जो युद्ध है वो वज्र प्रहार है, वज्र प्रहार हो जाएगा। उसके बाद अभ्यास तर्कस हो जाएगा, टाइगर ट्रम्प हो जाएगा और भारत और रसिया के बीच में आपका इंद्र और एबिंद्र हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़, वरुण, शक्ति। भारत और ब्रिटेन के बीच इंद्रधनुष, अजय वॉरियर, कोंकण शक्ति। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन, जी मैक्स, वीर गार्जियन। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति और बोंगो सागर। और भारत नेपाल के बीच में सूर्य सागर। भारत थाईलैंड के बीच में मैत्री युद्धाभ्यास होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन के भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय
आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया स्मार्ट, ठीक है ना, स्मार्ट। तो स्मार्ट देख लेते हैं क्या है। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशंस, ठीक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिसंबर 2020 में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इनोवेशन के लिए G20 DIA लॉन्च किया था। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? तो फ्रेंड्स ये अफ्रीका महादेश द्वीप को, ठीक है ना, इसको पोलियो वायरस मुक्त देश घोषित कर दिया गया है, महाद्वीप घोषित कर दिया गया है। अब देखिए नाइजीरिया है ये पोलियो मुक्त देश होने के साथ अफ्रीका महादेश पोलियो मुक्त देश हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर, ये डेट आप याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, केसर के पौधों का कौन सा भाग यानी कि सैफ्रॉन का कौन सा भाग प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए शुष्क, वर्तिकाग्र, पर्ण, फल या पंखुड़ी। तो इसका अगर आप बात करें करेक्ट आंसर का, ये हो जाएगा शुष्क वर्तिकांग यानी कि ड्राई स्टिग्मा जो है ये यूज किया जाता है केसर बनाने के लिए। देखिए केसर सबसे महंगा मसाला होता है और केसर का देश भर में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और भी कुछ फल हैं जिसके खाने योग्य भाग का बात कर ले, जैसे गेहूँ, मक्का, हम लोग उसका भ्रूण पोष खाते हैं, आम का मध्य फल भित्ति, सेब का पुष्पासन, केला का मध्य और अंतः भित्ति, लीची का मांसल एरी, काजू का हो जाएगा बीज पत्र या मांसल पुष्प वृंत बोलते हैं इसको। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो देखिए जोड़ों में ना लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये लैक्टिक एसिड के कारण थकान होना शुरू हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या होता है कि लैक्टिक कारण जो है ये पेशीय क्रिया के समय निकलती है और थकान का एहसास कराती है। पेशीय ऊतक कोशिकाओं से बनते हैं और पेशीय प्रकार की अगर देखें तो 3 प्रकार की होती है, एक अरेखित, रेखित, हृदय पेशी। अब देखिए जो रेखित पेशियां हैं ये जंतु के कंकाल से जुड़ी होती हैं, जो टेंडन के द्वारा ये पेशियां जो इच्छित संकुचन संभव बनाती है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और जो हृदय पेशी है वो हृदय की भित्ति बनाती है, ये अनैच्छिक होती है। इसमें रेखित पेशी तथा सर्कोमियर पाए जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन उस पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां जी का मान दिया है 9.8 मीटर मीटर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? अगर हम इसके द्रव्यमान का बात करें तो फ्रेंड्स ये होता है, अगर हम भार निकालना चाहें तो W इक्वल टू हो जाएगा mg, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेट हमारा दिया हुआ है 9.8 न्यूटन, ठीक है। और अगर हमको मास निकालना है तो इंटू 9.8 करेंगे तो ये मास आ जाएगा फ्रेंड्स 1 kg, ये मास हो जाएगा फ्रेंड्स 1 kg, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 54वां क्वेश्चन है, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। तो फ्रेंड्स ये होगा कब? पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठीय तनाव, पानी का जो पृष्ठीय तनाव फ्रेंड्स ये काफी कम हो जाता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इसमें बात करें तो पृष्ठ तनाव का अगर मात्रक ये न्यूटन प्रति मीटर होता है। जल में साबुन या सर्फ को घोलने पर जल का जो पृष्ठीय तनाव है वो कम हो जाता है। वे मैल में गहराई तक जाकर कपड़े को अच्छी तरह साफ करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर रखा गया है तो प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये आभासी और आवर्धित बनेगा, ठीक है ना, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें u दिया है फ्रेंड्स, u गिवन है -5 सेंटीमीटर, ठीक है। और f जो दिया है फ्रेंड्स वो दिया है -15 सेंटीमीटर और हमसे v का बात किया गया v निकालने का, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स 1/f इक्वल टू 1/v या प्लस 1/u। आप यहाँ से पुट करके ना आप इजीली यहाँ से v निकाल सकते हैं। तो जब आप v निकालेंगे तो v आएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर। तो आवर्धन क्या होता है फ्रेंड्स? एक आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u। तो देखिए
भी आपका आया है -7.5 और यू जो हो जाएगा फ्रेंड्स -5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 के आसपास आएगा, जो कि ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर कर सकते हैं क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, जो कि आभासी और आवर्धित। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम का संगठन है। देखिए मैग्नीशियम जो है इसमें 96% एल्यूमिनियम और 4% मैग्नीशियम होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ और भी मिश्र धातु है, जैसे कि पीतल हो जाएगा, पीतल में कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जा सकता है। जर्मन सिल्वर हो गया, कॉपर जिंक और निकेल। और अगर बात करें स्टेनलेस स्टील को तो फेरस, कार्बन, क्रोमियम और निकेल। टाइप मेटल में पीबी यानी कि पीबी हो गया, एसबी हो गया और एसएन, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 58 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, मिश्रण नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो पारा है फ्रेंड्स, ये पारा मिश्रण नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, पारा मिश्रण नहीं होगा, पारा मिश्रण नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, पारा मिश्रण नहीं होगा तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों का ध्यान दीजिए। देखिए तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आपको इसमें यह चित्र समसूत्री विभाजन की किस अवस्था को दर्शाती है, तो एनाफेज, ठीक है ना फ्रेंड, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनाफेज। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आर्कियो आर्कियोप्टेरिक्स, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि अल्फा बीटा तथा गामा की जो भेदन क्षमता है उसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। तो देखिए अवरोही क्रम में एक बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्षमता होती है वो गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। तो इस अकॉर्डिंग जो है हमारा ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या प्रोटॉन है। जब किसी नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 तथा एटॉमिक मास 4 कम हो जाता है। बीटा कण के निकलने से परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और C14 से सिर्फ बीटा कण का उत्सर्जन होता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो फ्रेंड्स असत्य कथन का बात करें तो देखिए रेखीय बेग हो जाएगा कोणीय बेग गुने त्रिज्या, सही है। गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर, ये भी सही है। अब बात करें संवेग द्रव्यमान गुने त्वरण, तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो है ना ऑप्शन सी जो है ये गलत है। बेग हो जाएगा विस्थापन बटा समय, ये भी सही है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। तो केंद्रक में मौजूद नहीं होता है, तो देखिए केंद्रक में आपको क्या नहीं मिलेगा, तो रिक्तिका नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए केंद्रक के 4 भाग होते हैं, एक केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमेटिन के धागे, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के 2 घटक है, तो इसके 2 घटक है, एक है जैविक और एक अजैविक, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, अब जैविक थोड़ा देख लेते हैं होता क्या है। तो देखिए जैविक जो है ये कवक जीवधारियों को प्रभावित करते हैं और एक स्थान के विभिन्न जो जीवधारी है ये आपसी संबंध स्थापित करते हैं, जैविक कारक कहलाते हैं। अजैविक जो है इसके अंतर्गत वे कारक आते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि प्रकाश, ताप, आर्द्रता, वायु, मृदा इत्यादि, ये सब निर्जीव है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प के खुलने और बंद होने की गति क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है अनुकुंचन, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको इंग्लिश में सिस्मोनिस्ट बोला जाता है। जैसे देखिए ये होता कैसे है, हवा, जल और वर्षा के कारण। एक होता है फोटोनिस्ट यानी कि अनुकुंचन, ठीक है ना। तो अनुकुंचन प्रकाश के कारण उद्दीपन, ठीक है ना। आप देखिए होता है थर्मोनिस्ट, ये होता है तापक्रम के कारण, ठीक है ना, अनुकुंचन। एक होता है निक्टिनास्टी, ये होता है ताप और प्रकाश के कारण। एक होता है थिग्मोनास्टी, तो ये होता है स्पर्श के कारण अनुकुंचन। देखिए पौधों की जो जड़ें होती हैं ये जियोट्रॉपिक मूवमेंट एवं तना में फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में की तुलना में अधिक पुरुष वर्धानता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है फ्रेंड, तो इसलिए उसमें बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। देखिए
महिला में यह रोग जो है तभी उत्पन्न होता है जब इनके दोनों गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम प्रभावित होते हैं। यानी कि कलर जो ब्लाइंडनेस, इसमें रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। क्लाइफ-लिंटर सिंड्रोम एक ऐसी आनुवांशिक स्थिति है जिसमें पुरुष एक अतिरिक्त गुणसूत्र यानी कि एक्स के साथ पैदा होता है। टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र संबंधी समस्याएं जिसमें महिला केवल एक गुणसूत्र के साथ पैदा हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन। एल्कीन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए। देखिए ये पीछे भी हम लोग इसके क्वेश्चन को कर चुके हैं। देखिए एक होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है ना? तो एल्केन होता है फ्रेंड्स CnH2n+2। एल्कीन्स की बात करें CnH2n होता है, और एल्काइन्स की बात करें CnH2n-2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है फ्रेंड इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एल्कीन्स के लिए न्यूनतम कार्बन की संख्या 2 होनी चाहिए। एल्कीन्स जो समूह है ये यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन्स का प्रथम यौगिक C2H2 है। एल्केन्स का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2, और एल्काइन्स का CnH2n-2 होता है। इसमें आपको हम बता दिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारी पानी वह पानी होता है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले ले। तो इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें अगर हम बात करें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, तो पहला है प्रोट्रियम, ड्यूटीरियम और टाइट्रिडियम। देखिए ड्यूटीरियम में क्या होता है D2O, ठीक है ना फ्रेंड, D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है। भारत में भारी जल D2O परियोजना तलचर में स्थित है। भारी जल का जो निर्माण है सर्वप्रथम यूरे ने किया था, और भारी जल का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 20 होता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए फ्रेंड्स ये 206 होती है। ये आपको पता होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। देखिए अगर हम बात करें जन्म के समय, तो मानव कंकाल में औसतन हड्डियों की संख्या 300 होती है। बाल्यावस्था में मानव कंकाल की हड्डियां संख्या 208 होती है, और मानव शरीर के समस्त अस्थियों को 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है अनुबंधीय यानी कि अपेंडिकुलर, एक होता है अक्षीय यानी कि एक्सियल। देखिए अपेंडिकुलर में कुल 126 हड्डियां होती हैं, और एक्सियल में 80 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के खोपड़ी में 29, और अगर बात करें चेहरा पे तो 14, 14वीं का चांद। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होती है, सबसे जो कि फीमर है, सबसे छोटी हड्डी कान की जो कि स्टेप्स है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के लिए सूत्र है। ये होता है L=NH/2 पाई। तो ऑप्शन डी जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणीय संवेग क्या होता है फ्रेंड्स, MBR=NH/2 पाई। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन है कि उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये करता है। ठीक है, इसको अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है, और इसको गंधकाम्ल भी कहते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब अगर नाइट्रिक अम्ल का बात करें तो HNO3, और एसिटिक अम्ल का तो CH3COOH होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है, जो हमारे पेट में होता है आमाशय में। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है F=1/2m, ठीक है ना। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, जो P है यानी कि डायोप्टर, ये +2 दिया हुआ है, ठीक है, और 1/f। देखिए इसको हम कैसे पहले इसको देखिए सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। P=1/f हो गया। देखिए P यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f=1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है F=1/2m, जो कि हो जाएगा 100/2, ठीक है, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए लेंस की जो क्षमता है इसको मापते हैं डायोप्टर में, और अवतल लेंस की शक्ति -d होती है, और उत्तल लेंस की जो शक्ति है वो प्लस डायोप्टर होती है। ठीक है ना, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जो प्लास्टिड्स हैं, ठीक है ना, प्लास्टिड्स जिसमें रंजक क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लवक यानी कि प्लास्टिड्स पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है,
वर्णीय लवक या क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक होते हैं और अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन होते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। तो CaOH2 प्लस Cl2 को जब 40 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन किया जाएगा तो CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण बनता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, CaOCl2 जो है ये विरंजक चूर्ण है। ठीक है, देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग जीवाणुओं को मारने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता है। जिप्सम का रासायनिक जो फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O होता है। एक क्विक लाइम है जिसको रासायनिक फॉर्मूला की बात करें तो ये CaO होता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए कुछ और हैं यौगिक जिनका रासायनिक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओलियम का H2H2O7 होता है। जिंक ब्लेड का ZnS होता है। कैलोमल का Hg2Cl2। बर्मिलियम का HgS। सफेद लेड का PbCO3 PbOH का होल 2। सोरे के अम्ल का बात करें तो HNO3 होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स ये स्रावित कहाँ से होता है, तो अंडाशय से। ठीक है, देखिए एस्ट्रोजन जो है अंडाशय द्वारा स्रावित होता है एवं जो प्रोजेस्टेरॉन है ये भी अंडाशय द्वारा ही स्रावित होता है और ये फीमेल हार्मोन है। आप इसको ध्यान रखेंगे, ये फीमेल हार्मोन है। अब एक और बात करें, एक और हार्मोन है ग्लूकोगॉन। ग्लूकोगॉन ये हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है, इंसुलिन या ग्लूकोज के उपापचय के लिए उत्तरदायी है। एक होता है एड्रेनलिन, यह तनाव क्रोध में निर्णय लेने में मदद करता है। तो ये सब हार्मोन्स है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब है। यदि आम इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है तो कुल संख्या कितनी होगी। फ्रेंड्स यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो मैं फटाफट इसके आंसर आपको बता देता हूँ। इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आ रहा है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, आप बने रहें और प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन जल्दी जल्दी बढ़ाएं फ्रेंड्स। चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 175। अब आते हैं 77 का, तो 77 का देख लें। 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 77 हो गया। 78 नंबर देख लेते हैं। 78 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर सी, 26,000 रुपये। अब आते हैं 80 नंबर। 80 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 82 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 83 का ऑप्शन नंबर ए। 84 का ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 85 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 88 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 89 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4। 91 का देखिए, 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 93 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 94 का ऑप्शन नंबर ए। 95 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 का ए हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 99 का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 101 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 101 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 103 का ऑप्शन नंबर बी। 104 का ऑप्शन नंबर ए। 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 107 का ऑप्शन नंबर ए। 108 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 109 का ऑप्शन नंबर सी। 110 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। आइए 111 नंबर देखते हैं। 111 नंबर का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी।
112 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 113 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, रजनी। 114 का हो जाएगा बी, 8। 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 मीटर दक्षिण पूर्व। 116 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117 देखिए, 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 118 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वोल्केनो। 119 देखते हैं, 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 120 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 121 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रखना। 122 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 123 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 124 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 125 का ऑप्शन नंबर बी। 126 का ऑप्शन नंबर सी। आइए 127 देखते हैं, 127 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 128 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 129 129 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130 का हो जाएगा बी। 131 देख लीजिए। 131 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 132 का हो जाएगा बी, लिबरल। 133 का हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी। 134 का हो जाएगा बी। 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 136 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 137 का बात करें तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 139 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। आइए 140 देख लेते हैं। 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 689। 141 देख लेते हैं फ्रेंड्स, 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 144 का ऑप्शन नंबर सी। 145 का हो जाएगा फ्रेंड्स, 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 146 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 147 का देख लेते हैं फ्रेंड्स, 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 148 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 149 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 70 वर्ष। और 150 का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 4। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने 150 क्वेश्चन को देखा और अच्छे से डील किया, और आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे बिहार की तरफ से, पूरे भारत देश की तरफ से, और अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी जीएस की तरफ से। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। आपके लाइक से बहुत सपोर्ट मिलता है, तो लाइक भी करते रहिए। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज नंबर 16 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।